मैंने जस्ट अभी सुना कि आपका जो आज के जो प्रोग्राम में सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप आपका था। सर आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है वो एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स हैं जो नए एमएसएमईज़ हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनको क्या होता है, इनिशियल डेज में डिफ़िकल्टी होती है कि उनको सीए हायर करना है, सीएस करना है, फिर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट हैं। मान लो एक फूड चेन डाल रहा है तो उसको फूड लाइसेंस भी लेना है, नगर निगम भी लेना है, कंपनी भी बनवाना है। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे कहीं भी किसी भी टाइम आप ऑनलाइन सर्विस हमारी बाय कर सकते हैं और प्रोफेशनल को कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी पूरा डिजिटल है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आपकी सर्विस विद इन 24 आवर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आप जैसे फ्लिपकार्ट से आप कोई भी खिलौना बुलाते हैं, नाउ यू कैन बाय योर सर्विस। आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं सर? आपका बिजनेस किधर तक एक्सपैंड होने वाला है सर? अभी हमारा प्लान यही है कि हम पूरे पैन इंडिया पे जा रहे हैं, और जैसा कि बिग 4 कंपनीज बोली जाती हैं जो हमारी इंडिया की मानी गई हैं, हमारा विजन है कि हम उसको बिग 5 में हमारी कंपनी को लेके जाएंगे। आज के टाइम में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, और आपकी क्या यूएसपी है जो आपको मतलब अलग बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से? सर कॉम्पिटिटर तो हैं, लाइक हर इंडस्ट्री में होते हैं, बट हमारा यूएसपी जो है, हमारे कॉम्पिटिटर की बात करूँ, नाम तो नहीं लूँगा, बट उनकी सर्विस बहुत स्लो है। लिंक्डइन पे आप अगर जाके देखेंगे तो हर इंसान उनकी सर्विस के नाम से रो रहा है। सो मार्केटिंग तो दूसरी चीज़ है। सबसे पहले हम अपने ऑपरेशंस और हमारी सर्विस को बेटर करते हैं, जो कि अपने आप में एक मार्केटिंग है। वर्ड ऑफ माउथ, हमें अभी तक जितना भी रेवेन्यू मिला है, जितना भी ऑफलाइन बिजनेस मिला है, वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही मिला है। सो अब जो हमारी आगे की स्ट्रैटेजी है वो ये है, यूथ को पहले तो हम अवेयर करें कि इस चीज़ का, लीगल, फाइनेंस, इन सब चीज़ों का महत्व कितना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, फिर हम उनको लिंक्डइन और इन सब चीज़ों के थ्रू हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को और अपने स्टार्टअप को अवेयर करें कि क्या क्या करते हैं हम, उसके बाद वी लुक इनटू दिस। सर जब आपने इस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया के बारे में सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था सर? आपने उसे प्रॉपर्ली लाइक किया कि आपने सोचा कि हाँ इसमें कुछ डाइवर्जन किया जा सकता है? आइडिया तो अच्छा था, क्योंकि सब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वेबसाइट मिल जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आप अपनी सर्विसेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हो, चाहे वो आप सेम सिटी में हो या आउट ऑफ द सिटी भी। इवन ऑल ओवर द इंडिया यू कैन कनेक्ट द क्लाइंट टू प्रोवाइड देम सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो द आइडिया वाज रियली गुड, I really like it. What is your good name sir? विकल्प जैन। Okay, all the best sir आपको भी। Hi buddy, what is MacBuddy? Basically, we are creating India's first tech marketplace for automotive service and maintenance. Like अभी ये एक नया कैटेगरी क्रिएशन है मार्केट का, जहाँ पर आज हमने मैकटेक, हेल्थ टेक, एडटेक तक सुन चुका था। हमने यहाँ पे मैकटेक एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पर हमने 3 वर्टिकल्स में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। बेसिकली हमारा पहला एप्लीकेशन एंड कंज्यूमर के लिए है, जो व्हीकल ओन करता है, जहाँ पर आप अपनी मनचाही सर्विसेज बुक कर सकते हैं, अपने मनचाहे टाइम पर, अपने मनचाहे प्राइसिंग पर, विद ऑल ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रस्ट। एंड पैरेलली हम एक दूसरा वर्टिकल अपने वेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं। सो ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सर्विस सेक्टर डेडिकेटेड है, जहाँ पर बड़े डोमेन्स पे जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो मॉडिफिकेशन है, जो कहना चाहिए बहुत ब्लेम्ड मार्केट है इंडिया का, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मॉडिफिकेशन को डिलीवर कर रहे हैं इंडिया को अभी इस मोमेंट पे विद ऑल पेपर वर्क। यहाँ आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी उसके साथ, राइट। How did you come with this idea sir? आइडिया स्टार्टेड विथ माई को फाउंडर जब हम 12th में थे इंक्लूडिंग। सो ऐसा कोई प्लान नहीं था एज सच कि हमें स्टार्टअप करना है, कि हमें क्या करना है, बट पॉइंट वॉज दैट कि उस मोमेंट पर हम अपनी फेयरवेल पार्टी की आफ्टर पार्टी के लिए बाहर गए थे, शहर से थोड़ा बाहर। इनफैक्ट हम बरगी ट्रैवल कर रहे थे, एंड उस मोमेंट पर गाड़ी में एक छोटा सा ब्रेकडाउन आता है, जिसके लिए हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ता है 2.5 किलोमीटर दूर, मैकेनिक को लेकर आना पड़ता है, एंड वो एक छोटी सी सर्विस का हमसे 500 की 600 चार्ज करता है। सो उस मोमेंट पे भी हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें एक स्टार्टअप करना है, बिकॉज वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पर सर्विस सेक्टर ही चला आ रहा है। सो उस मोमेंट पर हमें ट्रिगर पॉइंट आया कि ये प्रॉब्लम तो है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर दुनिया का 7.1% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कंटिन्यूस 26% CAGR से इंक्रीज़ हो रहा है। तब जाकर 1 साल बाद, इंक्लूडिंग 9 मई 2021, निशान ने मेरे को सडनली कॉल किया एंड कि हम ये स्टार्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं। तब हमारा प्लान लेट्स गो नाम था, बेसिकली मैकबडी नाम नहीं था। अच्छा। कि हम ऑन स्पॉट सर्विस बस देंगे, बट जब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते गए, तब हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि प्रॉब्लम स्टार्टिंग से है। लाइक आज मैं अगर स्टैंडर्ड सर्विस सेंटर की बात करूँ, टाटा की बात कर लो, आप महिंद्रा की बात कर लो, वहाँ पे भी इन्वेंट्री की शॉर्टेज है। एक महीना आपको रुकना पड़ता है, आपको पूरा संडे अपना वेस्ट करना होता है। और हमारे कमिटमेंट है कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्च के बाद आज से 2 साल बाद ये कंडीशन होगी कि आपके पास अगर मैकबडी का ऐप है तो आपके पास फिंगर टिप्स पे सब कुछ अवेलेबल है।
आपको ना पेपर वर्क की टेंशन है, ना मॉडिफिकेशन, ना डिटेलिंग, ना मेंटेनेंस, आपको ऑन स्पॉट चाहिए और डोर स्टेप चाहिए, कहीं पर भी, एवरीवेयर। मतलब आपके फ़ोन में अगर मैकबडी का ऐप है और आप व्हीकल ओनर हो तो आपके लिए कोई टेंशन की चीज़ ही नहीं है कि लाइक ना आपको लाइसेंस कैरी करने की दिक्कत है, ना आपको आरसी कैरी करने की दिक्कत है, ना आपको एक अपने पर्सनलाइज्ड मैकेनिक के नंबर रखने की दिक्कत है कि अगर आप लेट सपोज एक्स चौराहे पर फंस रहे हो तो वहाँ पर कॉल कर रहे हो किसी पहचान वाले को कि यहाँ पे कोई पहचान का मैकेनिक है जो आएगा यहाँ पे मेरे पास। तो अगर आपके पास हमारा ऐप है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आप कहीं भी निकल जाओ, पूरे इंडिया में पैन इंडिया ट्रैवल करो और हमारा ऐप रखो, बस दैट्स इट। सर दो बडीज़ में जब बात होती है तो मतलब ऐसा होता है कि एक रात हुई, एक आइडिया है, फिर दूसरी बार में दूसरा आइडिया, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कैसे कर लिया सर एक इतने इनोवेटिव आइडिया को? सर इसका तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब हमें ये आइडिया आया तो हम करीब 6 महीने तक चौराहे जितने होते हैं उन पे रेड लाइट से बस नीचे बैठ के ये ऑब्जर्व करते थे कि जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी नीड है भी कि नहीं मार्केट में, बिकॉज अपना स्टार्टअप अपने को अच्छे लगने से ज़्यादा कस्टमर को अच्छा लगना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हम बनाने जा रहे हैं क्या वो कस्टमर्स नीड और डिमांड है भी कि नहीं। तो हम लोग ने 6 महीने तक बस यही ग्राउंड पे रिसर्च किया कि जो हम बनाना चाह रहे हैं वो सच में किसी का काम आने वाला है कि नहीं। फिर हम देखते थे कि कोई गाड़ी घसीट रहा है, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी का पंचर हो गया, लोग अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं कि आओ, फिर वो घसीट के लेके जा रहे हैं। सो उसके बाद फिर हमें लगा कि यार दिस इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। और हमें ऐसा लगता है बेसिकली कि स्टार्टअप वही चलता है जो एक सच में पेन प्रॉब्लम को टैकल कर रहा होता है। बिकॉज आज आप कुछ भी बना दो बट उसका सच में कोई एक इम्पैक्ट है भी कि नहीं सोसाइटी में, वो बहुत मैटर करता है। सो फिर इसलिए हमने इस पर आगे कैरी ऑन किया। एंड एज आई सेड कि जब इसको हमने स्टार्ट किया था उस मोमेंट पे 6 महीने तक हम भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये चलेगा कि नहीं। हम उसको पार्ट टाइम कर रहे थे एंड इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग थी, कोविड लगा हुआ था, तो हमारे पास टाइम था उसको एग्जीक्यूट करने का। सर्वे इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आपसे अगर मैं अपने आप में एक चीज़ सोचूं कि ये करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है मैं 50-50 सही हूँ या गलत हूँ। मैं 2 लोगों से पूछूं तो दैट इज़ 33%, बट अगर मैं इसको 1000 लोगों से पूछूं, एंड हमने 1000 लोगों का सर्वे कंडक्ट किया इंदौर में, जहाँ पर हमने कैफ़ेज़ पे शोज़ बुक किए। निशांत यूज्ड टू प्ले गिटार, तो उस मोमेंट पे हम क्या करते थे, उनसे पैसे लेते थे कैफ़ेज़ वालों से कि हाँ भाई हम एक शो बुक करते हैं, हम सिंगिंग अच्छी करते हैं बेसिकली। सो उस मोमेंट पे हमने कैफ़े से चार्ज नहीं किया। हमने बोला कि हमारे एक नॉर्मल सा फॉर्म है, हमने प्रिंट करवाया जिस पे 2-3 क्वेश्चंस लिखे थे कि भाई हम एक ऐसा आइडिया सोच रहे हैं कि आप हमारे कस्टमर बनोगे, अगर बनोगे तो इसके लिए एक अच्छा नाम सजेस्ट कर दो, और अगर ये भी कर दिया है तो अपना ईमेल एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें आप मेंशन कर दीजिए ताकि हम आगे आपको रीच आउट कर सकें। उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो 1000 लोगों का सर्वे था, 89% रिजल्ट्स थे कि हम आपके कस्टमर बनेंगे, ऐसे प्रोडक्ट की नीड है। 37.56% वोट्स मिले थे मैकबडी नाम पे, क्योंकि वो डोमेन्स हमने स्पेसिफिकली रखे थे कि कोई 2500 के रेट पे था। एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर उसमें था ईमेल एड्रेस के साथ, उसको हमने यूज़ किया आगे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इनफैक्ट जब हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट किया, MVP अपना लॉन्च किया था, तब हमने उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर से थ्रू रेफरल विदाउट एनी मार्केटिंग कॉस्ट हमने वो पूरा प्रोडक्ट मार्केट फिट कर डाला। और वहाँ पर लगभग हमने 15 मंथ्स में 33 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके प्रोडक्ट मार्केट फिट किया। एंड आज हम वो तीनों वर्टिकल्स में एप्लीकेशन लॉन्च करके इसको पैन इंडिया फैला रहे हैं। अभी ये जबलपुर में ही है, पैन इंडिया इज़ लाइक एक्सपेंशन हो रहा है। मेन कोर बिजनेस अपना इंदौर में कर रहे हैं, बिकॉज जबलपुर से ही हम हैं, बट हमने जबलपुर में जब रीच आउट किया था उस टाइम पे हम 18 के थे, तो वेंडर यूज टू मतलब वो हमें डिनाई कर देते कि हमारा चल रहा है बिजनेस ऐसा वैसा। तो पर इंदौर में हमें क्या एक्सेप्टेंस मिली, तो इंदौर, उज्जैन, देवास और जबलपुर 4 सिटीज़ में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट अब ये जब तीनों वर्टिकल हमारा फुल फ्लेजेड हो जाएगा, अभी बीटा वर्जन लॉन्च्ड है, हम इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही लॉन्च हुआ तो अब जोमेटो को हर सिटी में जाके मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम इसको पैन MP लॉन्च करेंगे। आफ्टर दैट हम इंडिया के ऊपर जाएंगे। अभी हम 300 मैकेनिक से ज़्यादा के साथ काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी खुद की भी अभी 30 लोगों की इंटरनल टीम है जो इन सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मैम और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं स्टार्टअप के दौरान? अभी जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो ये हो रहा है कि हमारे पास अच्छे मैकेनिक्स नहीं हैं। जैसे हम जाके उनको अपनी सर्विस ले सकते हैं उनसे, और हम ये जो कर रहे हैं वो हम उनको ऑन सर्विस भी दे रहे हैं, और हम किसी को इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी हम उसको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सारे मैकेनिक्स को, ताकि वो भी अच्छी सर्विस डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि लोकल मैकेनिक्स की तादाद हमारे स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा है, और उनके साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना एक टफ टास्क हो जाता है। ये सारी चीज़ें हुज आइडिया वाज, आपने जैसे कि बताया कि मैंने पहले लेट्स गो था नाम, फिर एकदम से मैकबडी हो गया। किसका आइडिया सर, और क्या रीज़न है इसके पीछे? का जो डोमेन था उसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए, और जब हम 18 के थे हमारे पास इतने पैसे टू बी सुपर ऑनेस्ट नहीं थे, तो वो जो फॉर्म था उसमें जो 60 डोमेन थे वो हमारे बजट के थे। तो हमने वो डिसाइड किया कि अब जो पसंद आ रहा है वो तो मिला नहीं, तो जो लोग पसंद कर रहे हैं उन्हीं का नाम रख लेते हैं। तो मैकबडी को 37.5% वोट्स वहाँ मिले थे, तब जाके हमने मैकबडी बिना सोचे समझे लॉन्च कर दी। ये था। कस्टमर का दिया हुआ ही नाम हम रखते हैं, तो जब हम इसको मार्केट कर रहे होते हैं तो वो एक रिलेट कर पाता है कि ये देखो मैंने ये नाम दिया था, इन्होंने उसके साथ कंटिन्यू किया, तो वो एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। काफ़ी रिलायबल। हाँ,
आपने अगर एक नाम रखा और मैंने आज उसी नाम से ब्रांड चालू किया तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा आइडिया था, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो. सर स्टार्टअप के समय फंडिंग में कोई दिक्कत आपने कैसे मैनेज किया? अब आपकी मुस्कान शायद मुझे जवाब दे रही है, बट मैं शब्दों के ज़रिए सुनना चाहता हूँ. फंडिंग पहली बात तो जो लोग बोलते हैं कि एक बबल है तो इट इज़ रियली अ वेरी बिग बबल. और फंडिंग के साथ हम एक और चीज़ कहते हैं कि हर स्टार्टअप को लगता है जैसे उसने एक हफ्ता वो चालू किए तो उसको लगता है कि अब मेरे को फंडिंग लेने का दिन आ गया. बट दैट्स नॉट ट्रुथ. मतलब जब तक आप खुद ही तैयार ना हो फंडिंग लेने के लिए, लोग भागते रहते हैं कि आज मेरे को फंडिंग चाहिए, आज मेरे को फंडिंग चाहिए, बट वो उनका सही दिन नहीं होता. हम भी जब स्टार्ट किया था हमने तो 6 महीने के बाद ही हमने एक एप्लीकेशन है कॉफ़ी मग करके, उस पर इन्वेस्टर्स मिलते हैं. सो हम लोग हर थर्सडे उस पर टाई पहन के बैठ जा रहे हैं कि सर हमारा ये स्टार्टअप है, हमें इसके लिए इतनी फंडिंग चाहिए. तो उन्होंने हमें 1 साल तक बहुत धोखे में रखा कि ठीक है हम आपको कर देंगे. 1-2 ऐसे भी मिले जिनने हमारे साथ फ्रॉड करने की भी कोशिश करी काफ़ी. अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम उसके आगे बढ़े तो कई ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपसे बोलती है कि पहले आप एक काम करो, हमें 1 लाख रुपये दो, 2 लाख रुपये दो, फिर हम आपको फंडिंग करा के देंगे. तो वो एक अलग बबल और फ्रॉड चल रहा है आजकल मार्केट में. सो उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम जब काम करते गए, अपना रेवेन्यू जनरेशन में किया, फिर हमें काफ़ी अच्छे कनेक्ट्स मिले, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा नेटवर्क मिला. तो उनके हेल्प से आज हम लोग फंडेड भी हैं. सो या दैट इज़. अभी जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँगा कि कहते हैं कि स्टार्टअप आजकल रिस्की हो चुका है, मतलब स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रिस्की हो चुका है और ये मार्केट ख़राब हो रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स की मार्केट ज़्यादा ख़राब है. शार्क टैंक एक एग्जाम्पल लेते हैं. शार्क टैंक सीज़न 1 में हमने सबने सीखा कि इक्विटी डील्स क्या होती है. सीज़न 2 में हमने सीखा इक्विटी प्लस लोन डील्स क्या होती हैं. 3rd सीज़न में हमने सीखा इक्विटी प्लस लोन प्लस रॉयल्टी क्या होती है. एंड 4th सीज़न में हमने सीखा इक्विटी प्लस लोन प्लस रॉयल्टी इंक्लूडिंग अंटिल आई बैक माई 1x मनी. मतलब इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे. रॉयल्टी एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स का खून चूसने वाला वर्ड है, राइट. मतलब 2 हाथ से ताली बजती. मेरा कहना सिर्फ ये है अगर स्टार्टअप रिस्क ले रहा है, अब हमारे साथ जो पॉइंट था अभी तक हमने 250 से ज़्यादा VCs को पिच कर चुका है और मेजॉरिटी ऑफ रीजंस हमें रिजेक्शंस के यहाँ हैं कि आपकी एज आज 22 या 21 है और आपका मन आज ये कर रहा है, कल को आप कुछ और कर दो, हमारा पैसा डूब जाएगा. सो पॉइंट ये है कि वो रिस्क लेने से डर रहे हैं. अब आप खुद देखिए अभी जो सीज़न आ गया उसमें रॉयल्टी भी चल रही है, उसमें लोन भी है, उसमें अंटिल आई मेक माई मनी 1.5x. तो अगर आप एक सिक्योर्ड करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ना करें. इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क और गो बिगर देन यू हैव टू टेक रिस्क. सर हाउ यू गाइस आर मार्केटिंग सर? Right now we are using our own powers because we are youth. We belongs to 18 to 25 कैटेगरी एज की मैं बात कर रहा हूँ. सो हमने कॉलेजेस टारगेट किया. जिस कॉलेजेस में हम खुद हैं वी बोथ 3 एंड इंक्लूडिंग जो हमारी 30 लोगों की टीम है वो सब डिफरेंट कॉलेजेस की हैं. सो हम वर्ड ऑफ माउथ जिसको रेफरल बोलते हैं वो सबसे पावरफुल चीज़ होती है जहाँ पर 0 मार्केटिंग कॉस्ट है और हम उसी से अभी मार्केट पूरा कर रहे हैं इंक्लूडिंग जो वेंडर मार्केटिंग, क्योंकि हमारे कस्टमर कहीं ना कहीं 2 हैं. गैराज ओनर भी हमारा कस्टमर है एंड कंज्यूमर इज ऑल्सो आवर कस्टमर्स. सो इंदौर में भी ऐसा नहीं कि हमें डे 1 पे हम गए और वेंडर्स ने हमें एक्सेप्ट कर लिया. इंदौर में हमने 5 वेंडर को बड़े मुश्किल से कन्विंस किया. 3 महीने में उनका बिजनेस 3 से 4 लाख बढ़ा दिया. अब वो खुद ही रेफर कर रहे हैं कि भाई हाँ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करके अपना पार्ट टाइम बिजनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं. कस्टमर फुटफॉल आज हमारी एवरेज काफ़ी अच्छी है कि जितने भी 300 मैकेनिक्स हैं उनका एवरेज 17% बिजनेस हमने इंक्रीमेंट किया है पर मंथ का. सो ये वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है इंक्लूडिंग जो हमारा रेफरल चल रहा है. अभी हम डिजिटल मार्केटिंग या जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्टिक्स हैं स्टार्टअप्स की होती है उस पर हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है बट लॉन्च नहीं है. बिकॉज हमने बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया, ट्रायल फेज चल रहा है. जैसे ही ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होता है तीनों वर्टिकल्स हम 110% कंप्लीट करते हैं. आफ्टर दैट वी गो टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग विच इज़ होर्डिंग्स लगाना एंड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल. एग्जैक्टली. सो अभी हम इसका पैटर्न थोड़ा सा कहीं सोशल कॉज में भी जा रहे हैं बिकॉज हम मॉडिफिकेशन ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. सो अभी हमारा प्लान भी है कि MP पुलिस के साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च करने का जो रोड सेफ्टी के लिए रहेगा. बिकॉज कहीं ना कहीं हर 4 में से 3 एक्सीडेंट गलत मॉडिफिकेशन या गलत सर्विस होने के कारण भी होते हैं और उसमें हमारा काफ़ी बड़ा एक मार्केट है जहाँ पर हम लीगल मॉडिफिकेशन ऑफर करने की बात कर रहे हैं. क्योंकि ये जो मैटर है कहीं ना कहीं पुलिस से भी ज़्यादा क्लियर्ड नहीं है. इनफैक्ट मोटर व्हीकल एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो उनके साइड से भी काफ़ी चीज़ें ट्रबल में आती हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस सेंटर से भी आप मॉडिफिकेशन करवाते हो तब भी पुलिस वाले रोक लेते हैं. सो इसलिए पुलिस वालों के साथ ही मिलकर एक ऐसा कैंपेन जिसको लोगों को एक अवेयरनेस फैले कि नहीं मॉडिफिकेशन लीगल है एंड मॉडिफिकेशन सिर्फ लुक्स को एनहांस करना नहीं एफिशिएंसी एनहांस करना भी होता है. एंड पब्लिक को भी ये लगे कि नहीं ये हमारे दोस्त हैं जो पुलिस वाले हैं, आप प्रॉपर पेपर वर्क रखिए. छोटे छोटे एग्जांपल्स है जैसे एग्जॉस्ट सबसे लेटेस्ट मतलब जो हिट चलता रहता है एग्जॉस्ट के चक्कर में 80 डेसिबल्स के नीचे का साउंड आप रखिए.
आप उसका लेजिटिमेट पेपर वर्क आप RTO से करवाइए। टिंटिंग ऑफ मिरर्स एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है, उसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि 50% विजिबिलिटी आपको विंडशील्ड में रखनी है, 70% आजू बाजू के मिरर्स में रखनी है, आप लीगली करवा सकते हैं। बस ये चीज़ पेपर वर्क में होना चाहिए, क्योंकि वर्डिंग्स में कुछ नहीं होता है, और जो काम मैकबडी फुलफिल करा के देता है। अगर हमने आपका टिंटिंग ऑफ मिरर्स किया है, हम आपको पूरा पेपर वर्क एश्योरिटी सारी देंगे। इनफैक्ट हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो डिजिटल जॉब कार्ड्स का है कि आप ऐसा बारकोड जो आपकी गाड़ी में ही प्रिंटेड होगा, उसको स्कैन किया, आपकी गाड़ी की RC लाइसेंस एवरीथिंग उसी में होगा। सो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके हम मार्केटिंग में ना अवेयरनेस के साथ फैलना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग आज ऐसा हो गया जिसमें 100 करोड़ डालो तो भी कम है, और 50 रुपये डालो हो सकता है सब कुछ हो जाए। और सो हम मार्केटिंग में नहीं, पूरा ब्रांड बिल्डिंग में फोकस कर रहे हैं कि जो वर्ड ऑफ माउथ है उसी से हम इंक्रीज़ हो, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो कोई भी फाउंडर नहीं चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट में हो। दैट्स द पॉइंट। ऑल द बेस्ट सर, आपको पूरे शुद्ध लोकल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट सर। सर EOE क्या है सर, ये आपका स्टार्टअप? सर एक्चुअली EOE जो है वो मोबिलिटी रिवोल्यूशन जबलपुर में क्रिएट कर रहा था। हमारे यहाँ जितनी भी EVs चल रही थी, हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स जिन्हें वाइट लेबलिंग की परमिशन दे के रखी है, उन्होंने पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है। गाड़ी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं जा रही है, या फिर गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है। हमने देखी है। और सबसे मेन कि उनकी बैटरी रेंजेस है ही नहीं, बल्कि प्राइस हाइक कर रहे हैं। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अपना कंट्रोलर डिज़ाइन किया था, जिसे हमने ECOT रखा था नाम। ECOT बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक नया लेवल पे एक ट्रैकिंग, और ECOT मैक्स जो कि गाड़ी को खुद ब खुद रिमैप करता है सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करके। और गाड़ी के रिमैप से मतलब सिंपल सा मतलब है ECU रिमैपिंग जो होती है हमारे मोटर स्पोर्ट्स। एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड पहले मोटर स्पोर्ट्स का ही रहा है, तो इसलिए मेरे को रिमैप के बारे में पता था। एंड जब मैंने इसको परफॉर्मेंस बेस से शिफ्ट किया एवरेज बेस पे, या फिर हम लोग बोलेंगे कि रेंज बेस पे, तो ये काफ़ी अच्छा रिवोल्यूशन हम लोग को समझ में आया। और हमारा सबसे अभी मेन 2 किट्स लॉन्च हुई है। एक टेक्निकल ग्लिच के कारण आज हम लोग दूसरे वाली किट दिखा नहीं पाए, वैद्य 1 और वैद्य 2। वैद्य 1 एक्चुअली साइकिल्स को एक हाइपर लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन में क्रिएट करने के लिए कि साइकिल आपकी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। एक नॉर्मल साइकिल भी इलेक्ट्रिक में? एग्जैक्टली। ओके। नॉर्मल साइकिल इलेक्ट्रिक में जैसे हमारे कनाडा में उबर ईट्स चल रही थी, बिल्कुल सही, बस वैसी ही इलेक्ट्रिक साइकिल्स जबलपुर के लिए भी। एंड वैद्य 2 जो है वो हमारी 15 साल पुरानी गाड़ी है जो स्क्रैप में जा रही थी। अब सिर्फ उसके इंजन स्क्रैप करने की बात हुई थी, और उसकी बॉडी नहीं। उसकी बॉडी अगर सही शेप में है तो हमारे वैद्य 2 से जो हमारी नई कन्वर्जन किट है उसके थ्रू आप इसको 45 km/h की टॉप स्पीड एंड 80 km की रेंज विद इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस वो ले सकते हैं। सर ये आइडिया कैसे आया सर आपको? बहुत इनोवेटिव आइडिया है सर। आपका जो मोटर बैकग्राउंड है, क्या वो भी इसका रीज़न है कि आपका कुछ चला है सर? मोटर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जो रहा है उसने तो मेरे को पहले पुश किया था। मैं MMRT में रेस ट्रैक पे जा चुका हूँ। एंड वहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी वैसी ही टाइप की कहानी कि पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों नहीं खुद की रेस बाइक बिल्ड करी जाए। तो 10th में मैंने एक E100 इंजन खुद प्रोड्यूस किया था, मतलब 10th क्लास में एग्जैक्टली। तो एक फुल फ्लेज्ड फ्लेक्स फ्यूल E100 इंजन जब मैंने डेवलप किया, तो उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जो कि उसका कंट्रोल यूनिट होता है। एक इंजन को जो कंट्रोल करता है, जैसे आप जब गैस का पेडल दबाते हैं या फिर एक्सीलेटर देते हैं। अगर हम KTM की बात करें तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा आपने। तो वही चीज़ जो कंट्रोल होती है, सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, वो ECU करता है। और हम लोग की जो पूरी की पूरी रीमैपिंग हो गई, या फिर हमारे फ्यूल फ्लेक्स का जितना मूवमेंट हो गया, एक इंजन कितनी पावर जनरेट कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें रीमैपिंग में थी। और हम लोग ने इसी मतलब मैंने इसी नॉलेज का फ़ायदा उठा के हमारे ECOT को ट्रेन किया। स्मार्ट सर, साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब स्टार्टअप के समय अपने फंडिंग्स को कैसे मैनेज किया सर? तो फंडिंग का तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैंने अपने पर्सनल जो मैंने कमाए थे दूसरी चीज़ों से, मैंने वही लगाया है अभी तक। एंड अगर बात करी जाए कि मैंने इन्वेस्टमेंट फंडिंग, तो मैंने अभी उस चैनल को क्लोज करके रखा है। बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो हमें इन्वेस्टर के हिसाब से काम करना पड़ता है। फ्यू मीटिंग्स में मुझे समझ में आया कि सब लोग लगे कि इलेक्ट्रिक कन्वर्जन करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेच दो, बट मैं चाहता हूँ कि जबलपुर कुछ अलग लेवल पे जाए। रियली नाइस सर। सर आने वाले 5 सालों में आप अपने इस बिजनेस मॉडल को कहाँ देखने वाले हैं सर? सर मैं चाहता हूँ कि हर घर में अगर कोई एफिशिएंसी की बात करे तो EOE जेन्युइन की ECOT की बात है। आवर पंच लाइन इज एक रिश्ता फैमिली वाला, एंड आवर टैग लाइन इज भारत की अपनी ऑनलाइन शॉप। एक रिश्ता फैमिली वाला। आई एम डॉक्टर विभा सेन फ्रॉम फैमिली वाला ई-शॉप प्राइवेट लिमिटेड। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, बट द concept was given by my daughter. She was in 9th class. At that time she has given me this idea and I am supporting her. And we got the seed fund also from JIC. And we are looking for all the ladies to come and join with us. So we will provide them, and our vision will be to provide them the global platform, not only in India but in foreign also. They can sell their product and they can showcase their product. मैम कितना टाइम हो गया स्टार्ट करे ग्लोबल बिजनेस को? 1 year हो गया। मैम जब आपने स्टार्ट किया था तो कुछ फंडिंग के चैलेंजेस को फेस किया था क्या?
नहीं, फंडिंग तो वैसे ही हमारे आइडियाज़ को इतना अप्रिशिएट किया गया कि फर्स्ट राउंड में ही मुझे फंडिंग मिल गई जब मैं आइडिया स्टेज में थी। इनफैक्ट मुझे इतना सपोर्ट मिला कि बहुत MSME से भी अवार्ड मिला, इंडियन ग्लोरी से भी अवार्ड मिला, एक नारी से, और इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मुझे, जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है न्यूज़ का, मीडिया का, उन्होंने मेरा स्टोरी कवर किया। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट बिकॉज लॉट्स ऑफ लेडीज, इवन द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग विथ लॉट ऑफ स्कीम्स. They are supporting women because earlier they were telling that each woman should be educated. Now the Prime Minister want every woman should be financially independent. They can run their business, they can help their family, they can support their children. So we can provide a lot of employment to lot of ladies. कहाँ तक एक्सपेंशन है? क्या ये जबलपुर में है सिर्फ, और पूरे पैन इंडिया एक्सपेंशन आप लोग कर चुके हैं अभी? नहीं, अभी तो हम जबलपुर पे फोकस कर रहे हैं, but definitely in future we are planning for pan India. And one more good news, we are tie up with one US company also, Gear Launch. So we are looking for lots of other type also, but slowly we will be disclosing each other. मार्केट में कुछ चैलेंज आपने फेस किए हैं क्या, कि मार्केट में आ गए कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके हैं काफ़ी ई-कॉमर्स के लिए? Any competitors because there is a lot of digital platform, but nobody is giving preference to ladies. There is no, it is by the woman and for the woman. Okay. But it is open for everyone, but we are giving preference to ladies. Our platform is for everyone. Those who want to showcase their business, those who want to sell their product, they can come and join us. But we will giving preference to, and we are giving free registration to all the ladies. And we are supporting them to connect with lots of communities. We are providing them network facilities, and those who are from village or small areas, they are facing language problem. They are not familiar, they are not comfortable with English language. So we are supporting them in their local language because हमारा multi language e-commerce platform है. In whatever language, in their local language also they can ask questions. We want this product, so they will display. And everything is, they will get in their language only. So this is our USP. That's very nice. All the very best मैम, पूरी शुद्ध लोकल की तरफ से आपको मैम. सर आपका क्या स्टार्टअप है, और आपके स्टार्टअप का विजन और मिशन दोनों बताइए सर. मेरा नाम आशीष पांडे है और मेरा स्टार्टअप का नाम हिडन हैंड्स है. सो आई वाज वर्किंग विद अ गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में काम कर रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड वर्कशॉप जो माइंड के ऊपर होते थे. तो मुझे लगता था कि सारा काम माइंड से ही हो रहा है, मन सारा काम कर रहा है, तो मन की प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही है. सो उसको साइंस को मैंने समझना शुरू किया, यूके से कोर्सेज किए, एंड देन आई स्टार्टेड डिलीवरिंग. क्योंकि बाहर विदेशों में बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से उनके माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एजुकेशन. हमारे गुरु चाणक्य ने भी कहा हुआ है, कामधेनु गुणा विद्या अकाले फलदायिनी प्रवासे माता शाद्यशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम. हमारे पूरे सिस्टम में शिक्षा पे काम चल रहा था, विद्या पे कोई काम नहीं चल रहा था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. उसके लिए एक साइंस होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा, बाहर से प्रोग्राम्स किए, और फिर उसके बेस पे मैंने 35 से ज़्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं जो पूरे एजुकेशन को लेकर के, बचपन से लेकर के मतलब बड़े तक सबके लिए यूज़फुल है. और 500 से ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अभी कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लोगों तक पहुँचा रहा हूँ. सर आप किस तरह एक्सपैंड करने वाले अपना बिजनेस? ये हमारे कॉम्पिटिशन में जो भी लोग हैं वो अपने बिजनेस CRs में ही रन कर रहे हैं, और ग्रेस ऑफ गॉड हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. तो मैं इसको ग्लोबली लेकर के जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड, मतलब जो पूरा मार्केट है. इनफैक्ट इंडिया से बाहर इसकी रीच बहुत अच्छी है, इंडिया से बाहर लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं. प्रॉब्लम इंडिया में थी लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ भी लोग माइंड के बारे में समझे, विद्याओं के बारे में जाने, बिकॉज यहाँ पे शिक्षा की बात होती है. सो जब हम इंडिया में काम कर चुके हैं तो हमारे लिए ग्लोबली इसको एक्सपेंड करना और दूसरे कंट्रीज तक जाना में कोई चैलेंज नहीं होगा. तो मैं इसको आने वाले 5 सालों में पूरे वर्ल्ड पे लेकर के जाना चाहता हूँ. नमस्कार, मैं श्वेता नामदेव, स्टार्टअप इंडिया मेंटोर एज वेल एज स्टार्टअप मेंटोर at Jabalpur Smart City Incubation Center. So, as an startup manager in this prestigious incubation center, मेरा विजन ये है कि अभी तक जितनी भी entrepreneurship जर्नी स्टार्ट हुई है, उन सब को एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचाना, ये मेरा एक विजन है कि मैं एक अच्छे मेंटोर के रूप में अपने आप को आगे ला पाऊँ. उनके विजन में, उनके एम्स को, उनको सक्सेसफुल बनाने में मेरा कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल उनकी जर्नी में मेरा प्ले हो. यस. कुछ आप ऐसी टिप्स देना चाहती हैं क्या एंटरप्रेन्योर्स को, कि मतलब क्या वो किस पोटेंशियल, किस इनिशिएटिव को ज़्यादा फॉलो करें सक्सेसफुल होने के लिए? एग्जैक्टली. मैं एक ही टिप्स देना चाहूँगी. वैसे तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो इस जर्नी में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है किसी हद तक इस मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बट एक प्रिंसिपल को हमेशा उन्हें फॉलो करना चाहिए कि किसी भी मोड पर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर उनको कंटिन्यूसली भागते रहना चाहिए. अब उस भागने के दौरान उनकी स्पीड मैटर नहीं करती, कि वो
10 की स्पीड में भाग रहे हैं या 50 की, किसी की अचीवमेंट्स को देखकर कभी खुशी या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डिमोटिवेट हो गए कि ये हमसे कुछ ज़्यादा हद तक अच्छा कर रहे हैं। हमें हर एक चीज़ से लर्निंग रखना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचकर पीछे हटना चाहिए कि आज का दिन हमने कुछ नहीं किया। आज का दिन अगर हमने कुछ क्यों नहीं किया, एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक मिनट हमें कुछ ना कुछ सोचकर समझकर अपने आप को, अपने आत्मबल को समझाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यस मैम, आज के प्रोग्राम का सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप आपको कौन सा लगा मैम? मुझे जहाँ तक लगता है जो बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने अपनी जर्नी ही स्टार्ट करी है कॉलेज से, कॉलेज के फेयरवेल से। मैकबडी नाम है उनका, उनके फाउंडर हैं सिद्धार्थ। एंड उसके साथ ही मैं किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं इस लेवल पे हैं कि आज हम उनको बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल स्टार्टअप है और इनकी डेफिनेशन हम एक स्टार्टअप के तौर पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक और नाम लेना चाहूँगी, सिद्धार्थ भोजवानी, जिन्होंने आज अपने सोशल वॉलेट, जिन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो क्या हम देखते हैं कि इन्होंने क्या स्टेप लिया, हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनने में मदद की। कैसे? उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में हेल्प करके। आज के समय में एक लीगल फॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए। अगर वही फॉर्मेलिटीज़ जिससे स्टार्टअप डर के पीछे हो जाते हैं, वही अगर हमें एक वन स्टेप डेस्टिनेशन में मिल जाएगी तो क्या हम सोचेंगे कभी बिज़नेस को क्यों नहीं करें? बिज़नेस जब इतना ईजी है हमारे लिए, उन्होंने इतना ईजी करा। स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है? जिससे सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो और उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने उस चीज़ को साबित किया है और भी सारे एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया है। वो कहते हैं ना कि हम सक्सेसफुल तभी बन सकते हैं जब हमारे आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं वो हमसे प्रेरित हों और हम उनका जीवन और सरल करें। तो इसके साथ ही मैं इनका नाम भी लेना चाहूँगी, सिद्धार्थ भोजवानी का। सो मैम, डू यू हैव एनी विजन और मिशन अबाउट दिस? लाइक जैसे सभी स्टार्टअप तो सभी आपके पास आ रहे हैं, आप देख रही हैं, आपका क्या मैम एक विजन है मैम इनको लेके? मेरा विजन स्टार्टअप्स को लेकर तो यही है, जैसा कि अभी हमने सेशन में सुना भी, विनीत रजक सर जो हमारे जीएम मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं MPDIC के, उनका कहना ये था कि गवर्नमेंट तो हर एक स्टेप में आपके साथ में है, आप सिर्फ स्टेप लीजिए आगे बढ़ने के लिए और सशक्तिकरण के लिए। खुद अपने आप को मजबूत बनाइए, बाकी तो गवर्नमेंट सिर्फ आपका बैक सपोर्ट है, वो आपके साथ में हर स्टेप में है। तो मेरा भी यही विजन है कि इस माध्यम से, जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर के स्टेज के माध्यम से, जबलपुर से जुड़े हुए और भी सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़िए और जितना बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट जबलपुर स्मार्ट सिटी दे रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर दे रहा है, साथ ही उतने हमारे मेंटर्स भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम।